अभी यात्रा पर इनॉक्स न्यूज़ की तरफ से। और आज हम हैं भद्रवा में यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे साथ जो कैंडिडेट इस टाइम पे है अशोक काचरू जी। तो काचरू जी से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनकी तरफ से क्या है यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के हाल। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद है। मेरा नाम अशोक कुमार काचरू है। जी। एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी पॉलिटिशियन ना है। जैसे कि आपने ये कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वो दूर दिशा है। जैसे बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि डेवलपमेंट में, अभी जिस एक चुनौत के पीछे एक गांव है, आपने हाल ही में 3 दिन पहले उन्होंने बाइकाट किया हुआ है वो 600 वोट से। वो इसलिए सिर्फ और इसलिए बाइकाट किया हुआ है कि उस एरिया में पिछले 70-72 सालों से अभी तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, जो हालांकि मेन सिटी भद्रवा से सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ओवर रोड की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इस वक्त तक कम से कम 16 मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि वो इन टाइम हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से। तो उन लोगों ने मुझे कल रात को अप्रोच किया कि सर, हमने तमाम पार्टियां देख ली, एनसी भी देख ली, बीजेपी भी देख, कांग्रेस भी देख ली, और लास्ट में एक ही ऑप्शन था बीजेपी, वो भी हमने 10 सालों से देख लिया, मगर इन तमाम लीडरान ने कुछ नहीं किया। इसलिए हम आपको वेलकम करते हैं। अगर ठीक है, आपकी सोच हमारी जैसी मिलती है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं जिस एरिया में बल्हारा एरिया में गया, बल्हारा एरिया में एक पनेजा टू बल्हारा एक रोड निकली है 2012 में, 2012 ब्लैक टॉपिंग हुई है और अभी तक उन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला हुआ है। मैं पनशई में गया, पनशई इलाके में भी 2011 में रोड निकली हुई है और ऐसे लोगों को कंपनसेशन दिया गया जैसे एक एरिया में 25-30 लोग रहते हैं, फैमिली रहती हैं, जो जिनकी अप्रोच थी, जिन्होंने आगे मतलब किसी से अप्रोच कर ली, उनका मुआवजा निकल गया कंपनसेशन का। और ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, उनका अभी तक 13-14 साल हुआ, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुझे नहीं लगता है कि इधर मैं जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी आज की डेट में, चाहे वो दिलीप परिहार एमएलए की वजह से हो, चाहे महबूब इकबाल की वजह से हो, चाहे किसी और एमएलए की वजह से हो, ये कॉन्स्टिट्यूंसी अभी भी 40 साल बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछड़ी हुई है। जी। एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं जी, तो ये 10 साल के बाद चुनाव पे लोगों की क्या उम्मीदें आपको नज़र आ रही है इस चुनाव से? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये बात आपको बोलूं कि 2014 में हम जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, 2014 में हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारी J&K स्टेट को एनसी ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, उसके बाद पीडीपी ने लूटा। उसके बाद हमने सोचा कि ऐसी कोई पार्टी आए जो हमारे जम्मू कश्मीर अवाम के बारे में सोचे, जो एजुकेटेड यूथ के बारे में सोचे। क्योंकि आपको शायद मालूम ना होगा, हमारी स्टेट पूरी इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जिसमें 60% जो है यंग जनरेशन है, और ये नंबर 1 हमारी स्टेट है। तो ये हमने सोचा 2014 में कि क्यों ना हम जैसे सेंटर में मोदी जी हैं, जिनका जो इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, तो उनके नेतृत्व में हमने सोचा कि क्यों ना बीजेपी को एक बार J&K में लॉन्च किया जाए। इससे पहले बीजेपी लॉन्च नहीं हुई थी, लॉन्च किया जाए। और हमें ये पूरी उम्मीद थी कि शायद जैसे मोदी जी सेंटर में कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की बीजेपी भी वैसा ही हमें उसका रिजल्ट देगी। मगर शायद वो हमारा वो डिसीजन, क्योंकि जो कैंडिडेट मोदी जी ने हमारी J&K में लॉन्च किए, उनको वोट करना, उनको सपोर्ट करना, वो हमारे लिए वो दिन जो था वो ब्लैक डे था। क्योंकि आपने देखा 2014 से लेकर 2019 तक हमारी J&K स्टेट में जितने भी जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बीजेपी ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को दिए। और हमें 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ स्कैम ही स्कैम सुनने में आए। और 2019 में जब चुनाव का टाइम आया, सर्वे हुई, तो क्लियर कट लोग खपा थे बीजेपी से। और इन्होंने देखा कि 2019 में बीजेपी जो है हार्डली 5 सीटें ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से अपने इक़्तिदार को ख़त्म करे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन को डेफर किया। उसके बाद एक और बड़ा, मतलब जिसको अब मैं क्या कहूँ, मतलब हमारे सर पर एक और बोझ डाल दिया, जो दफ़ा 370 और 35 से टूट दिया। 300 हमने बोला कि बाकी स्टेटों में भी अगर 370 के बजाय 371 है, तो कम से कम आप 370 अब आपने ख़त्म कर दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आप 371 लागू कर कीजिए। क्योंकि देखिए, हमारी स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जिसमें हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी जॉब राइट्स थे, हमारी लैंड राइट्स थे, वो सारे 370 तोड़ने के बाद वो खत्म हुए। हमारे जॉब राइट्स जो एक गांव की पोस्ट थी, वो ऑल इंडिया लेवल की बन गई। आपका जो लैंड राइट्स था वो खत्म हो गया, आपकी स्टेट की एक आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद आज आप देखिए
हाँ, एक बात हुई कि जो एनसी के जो स्कैंडलिस्ट थे, जिन्होंने घोटाले किए, कांग्रेस के जो स्कैंडलिस्ट थे, उनके काले चिट्ठे बीजेपी ने सामने लिया है। सिर्फ और सिर्फ अगर इन्होंने 100% में से कोई काम किया, 1% वो ये किया कि लोगों के सामने इनके काले चिट्ठे सामने लिया है। मगर उसके अगेंस्ट देखो, ये सिर्फ अपनी राजनीति करती है। जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, टोटली राजनीति। हमने कहा कि 10 साल में कोई भी आप किसी भी जगह, मुझे छोड़ो क्योंकि मैं तो कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक मतलब मीडियम क्लास फैमिली से था, फिर मैंने प्री मैच्योर ली। मैंने सोचा कि अगर मेरा जैसा इंसान अगर आगे नहीं आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपको पता है 2014 से 2024 तक एक भी लड़का हमारी स्टेट का जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा। जो लड़का 2014 में पीएचडी करके एमफिल करके उसकी एज मिनिमम जो है 30 साल थी, आज वो 40 साल की कगार पे हो गया। हाँ, बीजेपी ने दिया क्या? वो फ्रस्ट्रेट है, वो नशे की ओर दे रहा है। उसके केस बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट में वाइन शॉपें दे दी, क्योंकि वो एजुकेटेड यूथ जो फ्रस्ट्रेट है वो जाके शाम को पैक भी ले और सो जाए, बस तरक्की की तरफ नहीं जाए। ये उन्होंने एक और बड़ा हमें तोहफा दे दिया है जी। एक बात जो कांग्रेस बोलती है कि अगर हमारी और एनसी की सरकार आती है तो हम वापस से स्टेटहुड का जो दर्जा दिलाएंगे, वहीं बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस ये कभी नहीं कर सकती, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने छीना है तो हम ही वापस लेके आएंगे। तो आपको क्या लगता है इसमें? मैं आपको एक बात बोलूं जी, जिसमें भी मैं आई, जिस भी, चाहे वो पार्टी तो बड़ी दूर की बात है, इंसान में भी जिसमें भी मैं आती है, इट मीन्स उसका अंत है। ठीक है, आप मुझे बोलिए 2014 में उस वक्त ठीक है, अगर इन्होंने जो 370 और 35 से सिर्फ और सिर्फ इस वजह पर किया क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों ने बीजेपी को एक तरफा सपोर्ट करके फुल मेजॉरिटी में सेंटर में, नॉर्थ के जे.एंड.के वालों ने थ्रू आउट इंडिया में बीजेपी को सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि ये एक बदलाव ले आए। मगर बदलाव क्या आया? 2014 से लेकर हमें जो कैंडिडेट दे दिया, हमें बाद में पता चला कि वो एक घराट होता है ना, चक्की देसी, वो चक्की चलाता था। देखिए, ऐसे कैंडिडेट को आप अगर मिलने के लिए खड़ा करोगे, वो क्या आपका निकास करेगा? वो आपके एजुकेटेड यूथ के लिए क्या सोचेगा? और इस बार 2014 से लेकर 2024 तक वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं घूम रहा हूँ, एक भी जगह किसी दुखी, किसी गमी और किसी खुशी में नहीं गया है, किसी गरीब के जनाजे पर वो नहीं गया है। और आज दोबारा हमने बार बार इनको कहा कि हमारा भद्रवा, जो तहसील भद्रवा है, भद्रवा में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। क्या हमारे भद्रवा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था? एक से बढ़कर एक, जैसे मेरा चुनाव निशान जो है डायमंड है, मेरे जैसे लाखों डायमंड हैं इधर भद्रवा में, उनको ये कैंडिडेट नहीं दे सकते थे। इनको सिर्फ फंडिंग चाहिए, इनको वो चाहिए जो पैसा खर्चे। आज आप देखो बीजेपी की, मेरी गाड़ियां देखो, सिर्फ एक गाड़ी मेरे साथ है। आप बीजेपी की इसमें रैली में देखना, बीजेपी के एमएलए के साथ गाड़ियां देखना, कम से कम 30 गाड़ियां। और आप प्लीज़ मेहरबानी करके 30 गाड़ियों के वो सारे कैंडिडेट देखना, सारे शराब पीकर दूत है, बिल्कुल टोटली उनको पैसा बांटा जा रहा। अब नया ट्रेंड एक शुरू कर दिया परसों, मैं ब्राह्मण हूँ, इन्होंने क्या काम कर दिया, हमारी औरतों को साड़ियाँ और बिंदी देना शुरू कर दिया। आप मुझे एक बात बोलिए, बिंदी जो हमारा सुहाग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पति का अधिकार होता है। इनको किसने ये अधिकार दिया कि एक हिंदू कम्युनिटी की औरतों को आप साड़ी और बिंदियाँ दे दो? मतलब इस हद तक गिर गए हैं ये। और आपने देखा, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, मैं बेलू गांव से रहने वाला हूँ, मेरा मकान अभी कच्चा है वहाँ पर। मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि एक मोदी जी, जिनका वार्ड में नाम है, और इन लुटेरों के लिए, वो इनकी सपोर्ट के लिए डोडा में आकर तकरीर कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। मैं मोदी जी से कहता हूँ, मोदी जी प्लीज़ अपने जो कैंडिडेट हैं उनको तो पहले परखिए, वो किस हद तक हैं, क्या वो लोगों का भला कर रहे हैं, वो करप्ट है या नहीं है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपसे कि जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन चलता है, जैसे भाजपा हर कैंपेन अपना केंद्र की तरफ लेके जाती है, वो सिर्फ ये बात करती है दिल्ली क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, दिल्ली क्या करेगा, या फिर अगर कांग्रेस एनसी की बात कर ले, चलो वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसे कैंडिडेट नहीं जो स्पेसिफिक अपनी विधानसभा के बारे में डिटेल में बात करे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा ये क्यों नहीं करते, एक विधानसभा के बारे में, ओवरऑल स्टेट या सिर्फ नेशनल लेवल पे ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपने देखा, मैं ये हमारी बदकिस्मती थी। मैं क्लियर कट पहले भी आपको बोला कि जिस दिन हमने बीजेपी के कैंडिडेट को, जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ था, दिलीप सिंह परिहार, उसको सपोर्ट किया, क्योंकि हमें उसकी बैकग्राउंड नहीं पता था। क्योंकि देखिए, होता ये है, आप जिस कैपेसिटी के हो उसी कैपेसिटी के हिसाब से आप काम करते हो। तो इसीलिए आप देखिए, अभी एनसी का कैंडिडेट महबूब इकबाल एनसी ने लॉन्च किया, जिसके खिलाफ ऑलरेडी ईडी में एफआईआर्स हैं, एनआईए में एफआईआर्स हैं, एसीबी पीछे लगी हुई है, और वही कैंडिडेट उन्होंने दोबारा हमारे लॉन्च किया। और 2014 से लेकर 2024 तक महबूब इकबाल है जिसने एक भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए मैंने प्री मैच्योर लेके, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ हूँ, मैं एजुकेटेड यूथ की आवाज़ हूँ,
मैंने ये समझा कि अगर मैं आज ये आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एजुकेटेड यूथ जो है 30% एजुकेटेड यूथ जो है वो नशे की ओर चल पड़ा है, क्योंकि 10% यूथ जो शादी नहीं कर रहा है वो इसलिए कि खुद क्या खाए तो बीवी को क्या खिलाए। मतलब ये हालत है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो कुछ लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं जो इन्होंने ठेकेदार बनाए हुए हैं, वो ही 200, 300, एक गांव का ठेका कर लेते हैं और रातों रात वो बेवकूफ़ बना के। सबसे बड़ी बात यह है कि भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर जो हिंदू कम्युनिटी में जो यंग यूथ है वो फ्रूटी पर बिकने वाला है। ये सबसे बड़ी एक हमारी सेटबैक है हमारी भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की। वो मतलब ये चीज़ नहीं सोचा कि जिससे मैं आज फ्रूटी पी रहा हूँ कल उससे मैं क्या काम लूँगा। वो तो क्लियर कट बोलेगा भाई तूने पैसे लिए हैं, तूने फ्रूटी लिए, डेवलपमेंट कहाँ से होगी। देखो पैसे लेकर डेवलपमेंट कहाँ होनी है। तो इसलिए इस चीज़ को सोचने की बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको बोलूँ कि मैंने ये एक मिसाल एक जगह दी है और आने वाले वक्त में भाईजान ये क्लियर है, इधर बैठ के अभी मैं आपको ये क्लियर कट कह दूंगा, आने वाले इलेक्शन में खासकर मेरी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 25 से 40 साल यूथ होगा जो इनके खिलाफ, इन करप्ट जो लीडरान हैं इनके खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह का जो रवैया पब्लिक का रहता है, पब्लिक अक्सर जो बड़ी पार्टियां हैं उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है, या फिर जब हम छोटी पार्टी की बात करते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो उस तरफ सोचने के लिए जब उनको बात किया जाती है तो वो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुकर जाते हैं कि नहीं हमें इस तरह बात नहीं करनी है, हमें मोदी जी के साथ कौन है, हमें राहुल गांधी के साथ कौन है, हम उनके साथ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के बीच में अपने पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से रख पा रहे हैं? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जैसे मैं कल गिंदो गया था, वहाँ 800 घर हैं एक ही गाँव के, और 800 घर के 800 घर मुस्लिम हैं। जब मैंने प्रचार किया कि मैं किस लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरी सोच क्या है, आप यकीन मानिएंगे मुझे वहाँ से कॉल आ रही हैं कि सर हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ टोटली मतलब मैं पहली बार गया और इतने वोट हम आपको यहाँ से दे देंगे। शाम को उन्होंने कॉल की। अब मैं कहूँ, एक तो आपको पता है इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। मैंने अपनी पार्टी में जम्मू प्रांत का प्रेसिडेंट हूँ इस पार्टी से, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट वो भी बिजनेसमैन है इंजीनियर राकिबुर रशीद जी। एक तो इन्होंने हमारी पार्टी 2023 में रजिस्टर की, जुलाई 2023 में, 2023 से अगस्त तक इन्होंने हमें सिंबल नहीं दिया। मैं जाऊँ, बार बार चिल्लाने लगा मैं कि मैं जाऊँ लोगों के पास, लोगों को क्या बोलूँ कि किस पार्टी को सपोर्ट करो, सिंबल क्या है, किसको ये करोगे तो आपको ये होगा। तो इनका ये प्री प्लान है। आपको पता है कि जैसे इलेक्शन अनाउंस होते हैं कम से कम आपको 3-4 महीने दिए जाते हैं, उसके बाद मिनिमम जो है 2 महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। आपने इस बार देखा सिर्फ 28 दिन दिए गए और डेट अनाउंस होगी और उसी वक्त कोड ऑफ कंडक्ट 28 दिन में। आप मुझे बोलिए जिस आदमी ने नई पार्टी लॉन्च की हुई है 28 दिन में, और कहाँ पहुँचे। हमारे पिछली बार जो है पिछले 2019 में 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, हमारे जो ये पोलिंग बूथ थे 147 थे, इनको बढ़ाकर 197 किया गया, 50 पोलिंग बूथ और इसमें ऐड किए गए। तो इसलिए कहाँ एक नई पार्टी जो पहली बार आई है, और आपने देखा होगा मैंने पीछे एमपी इलेक्शन में कोई अलायंस नहीं किया, इस में भी कोई अलायंस नहीं किया। जैसे आप कहते हो कांग्रेस और वो अलायंस करती, देखो मैं आपको सीधी एक बात बोलूँ, अलायंस वो करता है, आपने देखा होगा फौज इकट्ठी कौन सी चलती है, वो गीदड़ों की चलती है। शेर हमेशा अकेला ही चलता है। अगर ये दावा करते हैं, कांग्रेस ये दावा करती है कि मेरे साथ पब्लिक है, अकेले लड़ो ना। एनसी दावा करती है कि मेरे साथ पब्लिक है, अकेले लड़ो ना। आप अलायंस क्यों इसलिए कर रहे हो? तो ये चीज़ क्लियर है, ये लोगों के दिमाग में, जहन में आ जाएगी। आप नेक्स्ट इलेक्शन में देखना, ये मेरी बात याद करना, आज की डेट, नेक्स्ट इलेक्शन में भी तो हम कभी अगर जिंदा रहे तो कैंपेन करेंगे। तो ये मेरी बात याद रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ, खासकर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मगर अपनी चिन्हा वैली की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ का मैं बेटा हूँ। चिन्हा वैली में सिर्फ आपको 25 से 40 साल तक वो यूथ दिखेगा जो एजुकेटेड यूथ होगा, जो एमएलए कंटेस्ट करेगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप यूथ को जोड़ रहे हैं, और आई थिंक यूथ ही हमारे देश का भविष्य है, और वही आगे चल करके जो है इस देश के लिए कुछ कर पाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर पाएगा, भदरवा के लिए कुछ कर पाएगा। तो हमारे साथ इस टाइम पे अशोक कुमार काचरू जी थे जो बता रहे थे भदरवा के बारे में, भदरवा में सिचुएशन के बारे में, और यहाँ पे अलग अलग पार्टियों ने किस तरीके से भदरवा में काम किया, नहीं किया, या भदरवा को बर्बाद करने में पूरी कोशिश की, या आबाद करने में क्या किया, इस सब के बारे में। तो मैं अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ के लिए भदरवा, जम्मू और कश्मीर से।